सर शिलाजीत क्या होता है? शिलाजीत के बारे में आप बताइए कुछ। शिलाजीत बहुत ही चर्चित द्रव्य है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। बहुत सारी अफवाहें शिलाजीत के बारे में है। लोग शिलाजीत को कई तरीके से यूज करना चाहते हैं और काफ़ी लंबा चौड़ा व्यापार है शिलाजीत के बारे में। तो आज अगर शिलाजीत की हम बात करें तो आयुर्वेद शास्त्रों में शिलाजीत का जो विस्तृत वर्णन है, जो प्रमाणिक और एथेंटिक वर्णन है, उसी की बात करूंगा कि शिलाजीत एक्चुअल में होता क्या है, शिलाजीत कैसे निकलता है, किस तरह से शिलाजीत को शुद्ध किया जाता है और किस तरह से असली और नकली शिलाजीत की पहचान करी जाती है और इसका उपयोग कब और कितनी मात्रा में किन किन बीमारियों में करी जाती है। तो इसी संदर्भ में बात करते हैं। तो जहाँ तक शिलाजीत की बात है तो आयुर्वेद शास्त्र में चरक संहिता में शिलाजीत का वर्णन चरक चिकित्सा स्थान रसायना अध्याय के 1/3 के 48वें से 65वें श्लोक के बीच में शिलाजीत का बहुत ही अच्छा विस्तृत वर्णन है। और इसी तरह सुश्रुत संहिता में भी शिलाजीत का वर्णन है। वाग्भट्ट में भी शिलाजीत का उपयोग किन किन बीमारियों में किस द्रव्य के साथ करना उचित रहता है उसका वर्णन वहाँ मिलता है। तो बात करते हैं शिलाजीत पैदा कैसे होती है। शिलाजीत जैसा नाम है, शिला यानी पत्थर। शिलाजीत पहाड़ों से निकलता है। पहाड़ के पत्थर जो होते हैं जब ग्रीष्म काल में गर्मियों में बहुत संतप्त होते हैं, गर्म होते हैं, तो पहाड़ों की जो पत्थर के बीच जो दरार होते हैं, जो उसके चट्टानों के बीच में लेयर होते हैं, उसमें से काले काले रंग का पदार्थ जैसे आपका कोलतार जैसा पदार्थ जो है पिघलकर बाहर निकलता है, स्रवित होता है। वही पदार्थ जब धीरे धीरे ठंडा हो जाता है तो शिलाजीत का रूप ले लेता है, काले रंग के लाख जैसे द्रव्य का रूप ले लेता है। उसी को कलेक्ट कर लिया जाता है और शिलाजीत के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि यह जो पदार्थ पत्थर या पहाड़ों से पैदा होता है तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर ये सब चीज़ें होती हैं। अगर इनकी उत्पत्ति विशेष की बात करी जाए तो हिमालयी क्षेत्र जो होते हैं, हिमालय के क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, नेपाल और इधर कुछ पंजाब का एरिया, शिमला, इस तरह के जो जगह हैं वहाँ पे ये बहुतायत में शिलाजीत प्राप्त होता है। नेपाली शिलाजीत तो काफ़ी पॉपुलर होता है। शिलाजीत जो प्राप्त होता है उस शिलाजीत में बहुत सारी अशुद्धियां होती है। क्योंकि शिलाजीत जिस स्थान से निकलता है उसमें कौन कौन से मिनरल्स या कौन कौन से खनिज पदार्थ होंगे या कितने तरह का शिलाजीत हो सकता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जहाँ शिलाजीत जिन पत्थरों के बीच पैदा हो रहा है उसमें किस मिनरल की अधिकता है। इसी आधार पर शिलाजीत को आचार्य चरक ने 4 प्रकार का बताया है: स्वर्ण शिलाजीत, रजत शिलाजीत, ताम्र शिलाजीत और लौह शिलाजीत। तो जहाँ इन पत्थरों के बीच में स्वर्ण की या सोने की मात्रा ज़्यादा रहेगी मिनरल के रूप में, या चांदी की मात्रा ज़्यादा होगी, या तांबे की मात्रा तांबे की ज़्यादा होगी, या लोहे की ज़्यादा होगी, तो उसकी मिनरल्स जो है उस शिलाजीत में उसके अंश ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। इसी आधार पर उनका नाम रखा जाता है। आचार्य सुश्रुत ने जो शिलाजीत बताया उसमें 6 प्रकार के शिलाजीत बताया, उन्होंने 2 और ऐड कर दिया, नाग और गम। यानी टिन और लेड की भी अगर अशुद्धि उसमें मिली रहती है, ये मिनरल्स उसमें पाए जाते हैं, तो नाग भंग शिलाजीत की भी बात उन्होंने करी है। अब हम बात करते हैं कि जो शिलाजीत हमें प्राप्त होता है उसमें जो अशुद्धियां होती हैं उसको कैसे निकालते हैं। शिलाजीत से अशुद्धियां जो निकाली जाती हैं उसका बहुत ही आसान तरीका होता है। त्रिफला काढ़ा में या गोमूत्र में या भृंगराज स्वरस में शिलाजीत को घोल दिया जाता है और उसमें बॉयल किया जाता है। जब इस काढ़े में शिलाजीत को डाला जाता है तो बिल्कुल अच्छे तरह से वो घुल जाता है। घुलने के बाद उसको फिल्टर कर लिया जाता है और इसके बाद फिर इसको बॉयल करके उसमें जो द्रव क्या है, जलीयांश होता है, जल का जो अंश होता है, उसको एपरेट कर लिया जाता है और जो लास्ट में कंडेंस पदार्थ बच जाता है उसको इकट्ठा कर लेते हैं। शिलाजीत में बहुत सारे द्रव्यों की भावना करके देकर उसकी पोटेंसी भी रोगानुसार बढ़ाई जाती है और औषधियों का निर्माण किया जाता है। अगर हम बात करें कि ये जो शिलाजीत है कैसे हम जानेंगे कि यह शुद्ध है या अशुद्ध है, इसको कैसे जान पाएंगे, तो शास्त्र में जो शिलाजीत के परीक्षण की बात करी गई है तो 2 तरीके से शिलाजीत को पहचाना जाता है। एक परीक्षण होता है कि शिलाजीत को अंगारे पर यानी आग पर अगर शिलाजीत के टुकड़े को रखा जाता है तो उसमें धुआं नहीं निकलता और वह फूल कर बिल्कुल लिंगाकार ऐसे रूप ले लेता है।
तो उसमें धुआं न निकलना यह शिलाजीत की पहचान होती है। वो जलता तो है लेकिन लिंगाकार हो जाता है, सफ़ेद हो जाएगा लेकिन धुआं नहीं निकलता। दूसरी पहचान होती है कि शिलाजीत को हम किसी तिनके के सहारे थोड़ी सी मात्रा पानी में, किसी कंटेनर में पानी लेकर उसमें डालते हैं तो वो एक रेसे या तंतु जैसे घुलते हुए नीचे पेदी में जाकर बैठ जाता है और धीरे धीरे घुलता है। तो इस तरह उसकी पहचान होती है कि शिलाजीत है। वैसे सुगंध की बात करें तो सभी शिलाजीत गोमूत्र गंधी होते हैं, गाय के मूत्र जैसे उसमें गंध आती है, उसको बेस्ट माना जाता है। अब हम चारों शिलाजीत में कौन शिलाजीत सबसे बेस्ट होता है, तो जो शास्त्रगत प्रमाण है कि इसमें लौह शिलाजीत को बेस्ट माना जाता है। जो काले रंग का शिलाजीत होता है लौह शिलाजीत, उसको बेस्ट माना जाता है चिकित्सकीय दृष्टि से। यदि हम बात करें कि ये शिलाजीत का हम प्रयोग करेंगे कैसे, तो शास्त्र में एक बहुत ही अच्छी बात लिखी हुई है कि आचार्य चरक ने बताया है कि जो धरती पर जो भी साध्य रोग हैं, क्यूरेबल डिजीज हैं, तो कोई ऐसा क्यूरेबल डिजीज नहीं है जो शिलाजीत के प्रयोग से या शिलाजीत के प्रॉपर कॉम्बिनेशन से ठीक ना हो सके। इनक्यूरेबल डिजीज की बात नहीं करी उन्होंने, कहा जो क्यूरेबल डिजीज है, जो साध्य है, जो बीमारियां ठीक हो सकती हैं। असाध्य बीमारियों के लिए शिलाजीत की बात उसमें नहीं कही गई है। तो जो भी क्यूरेबल डिजीज है, अगर हम शिलाजीत का ढंग से एक निश्चित तरीके से बताए गए तरीके से बताई गई मात्रा में अगर उपयोग करते हैं तो बीमारियों को ठीक करने की क्षमता रखता है। जहाँ तक शिलाजीत के गुणों की बात करी जाए तो शिलाजीत अम्लरस और कषाय रस प्रधान होता है, विपाक में कटु होता है। अगर वीर्य की बात करी जाए, तासीर की बात करी जाए, यह समशीतोष्ण होता है, न ज़्यादा गर्म होता है न ज़्यादा ठंडा होता है। और शिलाजीत का जो प्रयोग किया जाता है उसके दो उद्देश्य होते हैं, या तो बाजी कारक के रूप में, एफ्रोडाइजेक के रूप में होता है, सेक्स पावर बढ़ाने के लिए लोग करते हैं। तो यहाँ तो सेक्स पावर बढ़ाना ही नहीं, एक्चुअल में यह शरीर के सातों धातुओं को पुष्ट करता है। तो सातों धातुओं में लास्ट धातु शुक्र धातु होती है, निश्चित रूप से उसको यह इम्प्रूव करता है, क्योंकि यह शरीर के सेक्स हार्मोन को भी बढ़ाता है। जैसे टेस्टोस्टेरोन लेवल हो गया, इसको काफ़ी इम्प्रूव करता है। तो शरीर में बहुत सारे जो एजिंग फिनोमेना होते हैं, वृद्धावस्था जो आती है, जल्दी आती है, उसको यह डिले करता है, यानी आप ज़्यादा समय तक युवा बने रह सकते हैं। इस कार्य में शिलाजीत बेस्ट होता है। दूसरी बात, जहाँ तक रोग नाशक क्षमता की बात है, तो शिलाजीत की रोग नाशक क्षमता जैसा अभी हमने ऊपर बताया कि बहुत ही अच्छी होती है। और धरती पर जो भी साध्य बीमारियां हैं, क्यूरेबल डिजीज है, उनमें सभी को शिलाजीत से ठीक किया जा सकता है, अलग अलग कॉम्बिनेशन में और कुछ विशिष्ट औषधियों के समन्वय से। अलग अलग रोगों में शिलाजीत का अलग अलग तरीके से प्रयोग करने की बात कही है। जैसे ज्वर का रोगी है, जिनको बुखार आता है, उन्हें नागर मोथा और पित्त पापड़ा के काढ़े के साथ लेने की बात कही है। शोथ का रोगी है या एनीमिया का रोगी है, या जो पांडु या उदर विकार वाले रोगी होते हैं, उनको भैंस के मूत्र के साथ शिलाजीत लेने की बात है। मोटापे के रोगी जो है, जिनको मेदो रोग है, मोटापा है, उनको मधु या शहद के शरबत के साथ शिलाजीत लेना निर्दिष्ट है। ऐसे रोगी जो दुर्बलता के रोगी हैं, उन्माद अपस्मार के रोगी हैं, उनको दूध के साथ या दूध के साथ जो है शिलाजीत लेना चाहिए। टीबी या ट्यूबरकुलोसिस का अगर रोगी है तो मांस रस के साथ शिलाजीत का प्रयोग ठीक रहता है। इसी तरह अगर कुष्ठ का रोगी है या जिनको स्किन प्रॉब्लम है, ऐसे रोगियों के लिए खदिर काढ़े के साथ शिलाजीत का प्रयोग करना चाहिए। और अगर किसी को टॉक्सिसिटी या विषाक्त या ऐसा टॉक्सिक चीज़ खा लिया हो जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम उत्पन्न हो रही है, तो उनको विषाक्त काढ़े या सीरीस काढ़े के साथ शिलाजीत का प्रयोग करना ठीक रहता है। और गुर्दे की पथरी और या अस्मरी रोगियों के लिए वीर तरवादी क्वाथ के साथ शिलाजीत का प्रयोग करना ठीक होता है। बात आती है शिलाजीत के कब और कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे बेहतर तरीका है कि आपने चिकित्सक से सलाह लेकर अपने उम्र, वय, वजन के हिसाब से, देश काल परिस्थिति के हिसाब से शिलाजीत की डोज निर्धारित कराना सुनिश्चित करना चाहिए और तभी शिलाजीत का प्रयोग करना चाहिए जैसा चिकित्सक का निर्देश हो। शिलाजीत के प्रयोग के दौरान कुछ चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहुत तला भुना या खट्टे पदार्थ या विदाही पदार्थ और कुल्थी का प्रयोग बिल्कुल शिलाजीत के प्रयोग काल में नहीं करना चाहिए, वो काफ़ी नुकसानदायक होता है।
तो इस तरह शिलाजीत के संदर्भ में जितनी संभव जानकारियां हो सकी वो मैंने उपलब्ध कराई और आप लोगों ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।